हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, आज जो है नेक्स्ट क्लास है हमारी उत्तराखंड की, और जहाँ पे हमने कल लास्ट जो पढ़ा था उसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने लास्ट पॉइंट तक पढ़ा था कि पौरवों के जो कुल देवता थे वो कौन थे। बीरनेश्वर स्वामी थे। ठीक है, तो आज बात करेंगे पौरव वंश का जो संस्थापक यानी पौरव यानी कि ब्रह्मपुर राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था। अग्निवर्मन था। यह एक क्या था, स्वतंत्र शासक था। इसने जो है परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और अग्निवर्मन के बाद जो शासक बनता है यहाँ पे द्युतिवर्मन शासक बनेगा। ठीक है, तो पौरव वंश का दूसरा शासक द्युतिवर्मन के बाद उसका पुत्र विष्णुवर्मन द्वितीय शासक बनेगा। इसकी मृत्यु के बाद किसी भी शासक की सूचना नहीं मिलती, यानी कि पौरव वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा, विष्णुवर्मन द्वितीय, और पौरव वंश का संस्थापक कौन हो गया, अग्निवर्मन। ठीक है, तो अब इनके जो बात करेंगे इनके शासन प्रबंध के बारे में पौरव वंश के। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे राजा कहते थे। राजा का सहायक अमात्य होता था। राजा के रहने के स्थान को कोट कहते थे। कोर्ट का सुरक्षा प्रबंध करने वाला कोटाधिकरण, लेखक वर्ग का प्रधान दिव्यपति, राज्यों के बीच संधि कराने वाला संधि विग्रहक, राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रतिहार, राजप्रसाद में आने जाने वालों की देखरेख करने वाला राजद्वारिक, शासन को की गई प्रार्थनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाला कार्गिक, राजा के भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला सुबकारपति, और सैन्य प्रमुख जो होता था वो बला अध्यक्ष होता था, और पैदल सेना का मुखिया कौन होता था, यहाँ पे जमनपति होता था। ठीक है, तो ये इनका शासन प्रबंध था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इनको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इनकी जो भू व्यवस्था थी। तो इनमें जो आय का जो मुख्य स्रोत था इनका भूमि कर था, और इस भूमि कर को ये क्या कहते थे, भाग कहते थे। ठीक है, और भूमि कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था वो भागिक होता था, और ये जो भूमि कर वसूलते थे उपज का छठा भाग ये क्या है, वसूलते थे। ठीक है, पौरव काल में दो प्रकार की भूमि होती थी, एक होती थी केदार भूमि और एक होती थी सारी भूमि। केदार भूमि बोलते थे सिंचित भूमि को, और सारी भूमि बोलते थे असंचित भूमि को। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ गोविशाण राज्य। तो गोविशाण राज्य की स्थिति जो है काशीपुर रामपुर यानी कि पीलीभीत तक ये फैला हुआ था। पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक। ठीक है, ब्रह्मपुर इस राज्य के उत्तर में स्थित था। गोविशाण राज्य के उत्तर में स्थित था ब्रह्मपुर। ठीक है, इस राज्य की राजधानी गोविशाण की पहचान कनिगम द्वारा काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उज्जैन ग्राम के पास पुराने दुर्ग से की गई है। किस राज्य की पहचान, गोविशाण राज्य की पहचान किसने, कनिगम ने की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शत्रुघ्न राज्य। विंध्यांग के अनुसार इसके पूर्व में गंगा नदी व मध्य में इसके कौन सी नदी बहती है, मध्य में इसके बहती है यमुना नदी बहती है। ठीक है, इसके उत्तर में ऊंचे पर्वत स्थित है। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों में से जो सबसे बड़ा राज्य था वो था पौरव राज्य। किन तीनों राज्यों में से, एक आपका ये ब्रह्मपुर राज्य हो गया, ठीक है, गोविशाण राज्य हो गया, और शत्रुघ्न राज्य हो गया। तीनों में से सबसे बड़ा राज्य था पौरव राज्य। ठीक, आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश की बात अगर हम करते हैं तो ये 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक लगभग इनका शासन रहा। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो पहली राजधानी रही वो कार्तिकेयपुर जोशीमठ में रही। ठीक है, दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर में रही। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ, दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर में। ठीक है, कत्यूरी शासक नरसिंह देव द्वारा राजधानी कार्तिकेयपुर के स्थान कर बैजनाथ बनाई गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कार्तिकेयपुर से जो राजधानी है बैजनाथ किसने बनाई, नरसिंह देव ने। ठीक है, राजधानी परिवर्तन के कारण जोशीमठ में भूस्खलन माना जाता है। इनकी शीतकालीन राजधानी ढिकुली रामनगर। ठीक है, तो याद रखना पहली राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ, दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर, और शीतकालीन राजधानी ढिकुली रामनगर। कार्तिकेयपुर से जो राजधानी बैजनाथ बनाई किसने बनाई, नरसिंह देव द्वारा। ठीक है, इनकी राजभाषा संस्कृत, लोक भाषा पाली, लिपि देवनागरी है। ठीक है, 675 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था। इसी समय प्राचीन कुलिंदों की एक शाखा मध्य हिमालय में पुनः एक प्रबल शक्ति के रूप में सामने आई। इस प्रकार 700 ईस्वी से लेकर 3 शताब्दियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, इसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे मानता है, कार्तिकेयपुर को। इससे पहले हमने पहला राजनीतिक वंश पढ़ा था किसको, कुलिंद को। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या बताते हैं, करबीपुर था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो कार्तिकेयपुर था इसका प्राचीन नाम क्या था, करबीपुर था। ठीक है, इस राजवंश के अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, और इन अभिलेखों की लिपि कैसी है, कुटिला है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अभिलेख मिले हैं, 9।
कार्तिकेयपुर के शासकों द्वारा अपनी राजधानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित करने के कारण इन्हें कत्यूरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राजवंश में 3 परिवार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से? बसंत देव, निम्बर देव और सलोणादित्य। यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने परिवार हुए? 3 परिवार। ठीक है, और इस परिवार के 14 नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया। 3 परिवार के 14 शासकों ने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। ठीक है, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? अयोध्या के। किसके अनुसार? लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। ठीक है, इस राजवंश का इतिहास बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो बागेश्वर, पांडुकेश्वर और बैजनाथ से जो ताम्र पत्र मिले, वहां से इस राजवंश का इतिहास हमें मिलता है। कार्तिकेयपुर शब्द जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पांडुकेश्वर कार्तिकेयपुर शब्द किस ताम्रपत्र में मिलता है? पांडुकेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट इसे भी याद रखना, स्टडीज इन स्कंद पुराण के लेखक कौन है? एल.बी. अवस्थी। ठीक है, तो अब हम कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला परिवार पढ़ेंगे, बसंत देव वंश, यानी कि खरपर देव वंश। ठीक है, तो कत्यूरी वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? बसंत देव को। ठीक है, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख से ज्ञात होता है कि पहला कत्यूरी नरेश कौन था? बसंत देव। तो सीधा याद रखना, किस शासक के अभिलेख में कहा गया है कि पहला कत्यूरी नरेश कौन था? बसंत देव था। तो किस में कहा गया है? बागेश्वर में। ठीक है, जबकि जनश्रुतियों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है। ठीक है, बसंत देव की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था? राजनारायणी देवी। ये किस में लिखा गया है? बागेश्वर लेख में। इसने जो उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। इसने क्या है? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बसंत देव ने। ठीक है, इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया। किसने? बसंत देव ने। बसंत देव प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं था, उसकी नियुक्ति यशोवर्मन द्वारा की गई थी। तो ये याद रखना, बसंत देव की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? यशोवर्मन द्वारा। लेकिन यशोवर्मन को कश्मीरी शासक ललितादित्य ने पराजित कर दिया। ये याद रखना, यशोवर्मन को किसने पराजित किया? ललितादित्य ने। इसका लाभ उठाकर बसंत देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो बसंत देव को शासक किसने बनाया था यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन को किसने पराजित किया? कश्मीर के शासक ललितादित्य ने। और इसी का लाभ उठाया किसने? बसंत देव ने। और यहाँ पे एक स्वतंत्र शासक बना और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाए? कार्तिकेयपुर में बनाए। ठीक है, तो बसंत देव के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा है, जिसका अभिलेख हमें मिलता नहीं, जिसके बारे में। तो उसके बाद हमें सीधा मिलता है खरपर देव, यानी कि बसंत देव के बाद शासक मिलेगा कौन? खरपर देव। खरपर देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? खरपर देव को। खरपर देव कन्नौज नरेश यशोवर्मन का क्या था? समकालीन था। ठीक है, चलो इसके बाद शासक आएगा यहाँ पे कल्याण राज आएगा किसके बाद? खरपर देव के बाद। ठीक है, इसे अधिराज भी कहा जाता है। किसको? कल्याण राज को। इसकी पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी। ठीक है, इसके बाद कल्याण राज के बाद आएगा शासक त्रिभुवन राज ने किसी किरात पुत्रों से संधि की थी। ये याद रखना, किरातों से संधि किसने की थी? त्रिभुवन राज ने। इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर में सुगंधित द्रव्यों का उत्पादन के लिए भूमि दान दी गई थी इसके द्वारा। ठीक है, पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और खरपर देव वंश का अंत हुआ और एक नए वंश निम्बर वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। तो खरपर देव के बाद मतलब जो बसंत देव वंश था, तो बसंत देव के बाद जो उसका पुत्र शासक बनता है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद खरपर देव शासक बनता है, वास्तविक संस्थापक इसको मानते हैं। खरपर देव के बाद कल्याण राज बना, कल्याण राज के बाद त्रिभुवन राज बना, त्रिभुवन राज अंतिम शासक। और त्रिभुवन राज के समय में यहाँ पे पाल नरेश धर्मपाल ने आक्रमण किया और यहीं पे खरपर देव वंश का अंत हो जाता है और अब स्थापना होगी किसकी? निम्बर वंश की। ठीक है, तो निम्बर वंश जो है त्रिभुवन राज के बाद निम्बर कत्यूरी वंश का शासक बना। निम्बर वंश की स्थापना निम्बर ने की थी। निम्बर को बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त और पांडुकेश्वर ताम्रलेख में निम्बरम कहा गया है। ठीक है, तो बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त और पांडुकेश्वर में निम्बरम कहा गया है। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। इसकी पत्नी का नाम दासु या नाथु देवी था। निम्बर को शत्रुहंता भी कहा जाता है। निम्बर जो है शैव मत का क्या था? अनुयायी था निम्बर। ठीक है, इसके बाद शासक बनता है इष्टगण देव।
इष्ट देव, इष्ट देवगण, ठीक है। इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर थी। इसकी पत्नी का नाम धरा देवी था। ये एक शासक था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? इष्टगण देव ने। इष्टगण देव ने जागेश्वर में लकुलिश, नटराज, नवदुर्गा और महिषमर्दिनी मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जागेश्वर में लकुलिश, नटराज, नवदुर्गा और महिषमर्दिनी मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण देव ने, ठीक है। इष्टगण देव के बाद यहाँ पे शासक बनेगा ललित सूरदेव। इष्टगण देव के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना और ललित सूरदेव को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार, बराह अवतार के समान बताया गया है। तो किस कार्तिकेय शासक को बराह अवतार के समान बताया गया है? ललित सूरदेव को। इसकी 2 पत्नियां थी जिनका नाम लया देवी और समा देवी था। सर्वाधिक ताम्र अभिलेख इन्हीं के मिले। किसके? ललित सूरदेव को। तो किस कार्तिकेय शासक के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं? ललित सूरदेव के। इसके द्वारा अपने शासनकाल में 21वें और 22वें वर्ष के ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए जो पांडुकेश्वर से मिले हैं, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूरदेव का है, जिसका लेखक कौन है? गंगाभद्र है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है? ललित सूरदेव का। लेखक कौन है? गंगाभद्र है, ठीक है। इसके बाद शासक बनेगा भूदेव। इसका जन्म लया देवी की कोख से हुआ था, ठीक है। भूदेव परम ब्राह्मण भक्त था, जिसने बौद्ध धर्म का क्या किया? विरोध किया था। बौद्ध धर्म का विरोध किसने किया? भूदेव ने। बागेश्वर अभिलेख में इसे परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। परम बुद्ध श्रमण रिपु किसमें? बागेश्वर अभिलेख में। इसे राजाओं का राजा कहा गया है। इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया और बागेश्वर लेक जो है किसका है? भूदेव का है, ठीक है। इसके बाद आता है सलोणादित्य वंश। सलोणादित्य वंश भूदेव के पश्चात सलोणादित्य कत्यूरी राजवंश का शासक बना। इसकी पत्नी का नाम सिंधुबली था। इसने अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला इसे अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रुओं के व्यूह नष्ट करने वाला क्या है? बताया गया है। किसको? सलोणादित्य को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इच्छड़ देव। इच्छड़ देव को सलोणादित्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सलोणादित्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? इच्छड़ देव को। इसकी पत्नी का नाम क्या था? सिंधु देवी था, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट देसठ देव। देसठ देव की जो पत्नी का नाम था पज्जल देवी था और देसठ देव को शत्रुओं के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो शत्रुओं के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला किसे बताया गया है? देसठ देव को। देसठ देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया है। देसठ देव का प्राचीन ताम्रपत्र चंपावत के बालेश्वर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है पद्म देव। पद्म देव को बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है और इसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस कार्तिकेय शासक ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी? पद्म देव ने, ठीक है। इसके बाद आता है सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेय राजवंश का अंतिम राजा था। कार्तिकेय राजवंश का अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव था, ठीक है। इसने जो राजधानी है कार्तिकेयपुर से राजधानी सुभिक्षपुर तपोवन में स्थापित की थी। तो कार्तिकेयपुर से राजधानी सुभिक्षपुर किसने बनाई है? सुभिक्ष राजदेव ने, ठीक है। बाद में इसके वंशज नरसिंह देव द्वारा इस राजधानी को कहाँ पे? बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया गया था। किसके वंशज? सुभिक्ष राजदेव के, ठीक है। कत्यूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन करने का जो कारण था वो क्या था? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के कारण इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के उत्तराधिकारी। जब से कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित हुई तब से कार्तिकेयपुर शासकों से के संबंध में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। जनश्रुतियों के अनुसार प्रीतमदेव, धामदेव, ब्रह्मदेव और वीरदेव कार्तिकेयपुर वंश के क्या थे? शासक थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कार्तिकेयपुर राजवंश के कुछ मुख्य तथ्य। तो कार्तिकेय राजवंश के काल में उत्कृष्ट कला का विकास हुआ। वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्ण काल था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल किसके समय को बोलते हैं? कार्तिकेयपुर के, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय थे। राजा सालीवान कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। राजा सालीवान, ठीक है। इन्होंने जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? कार्तिकेयपुर राजाओं ने। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन माना जाता है? राजा सालीवान, ठीक है। कार्तिकेयपुर शासकों को लोकहित कार्य के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, ठीक है। मतलब इनके चले जाने पर
इस राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे और कत्यूरियों को उनकी शिक्षा को मानते हुए इन्होंने क्या है अनेक मंदिर बनवाए, जैसे पंच केदार, पंचमंदिरी, व्याघ्रेश्वर मंदिर, ज्योतिर्मठ आदि। ठीक है, शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की स्थापना करने में यहाँ पे अपनी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने। ठीक है, 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना शरीर का त्याग कर दिया था। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में विष्णु मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर दोबारा प्रतिस्थापित कराया। ठीक है, किसने? शंकराचार्य ने। तो क्वेश्चन आएगा शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में किस वंश के समय में हुआ? कार्तिकेय पूर्व वंश के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पाल वंश। पाल वंश की स्थापना अस्कोट के राजा अभयपाल ने 1279 ईस्वी में की थी, 79 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मल्ल राजवंश। मल्ल राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है अशोक चल को। नेपाली शासक अशोक चल के गोपेश्वर लेख 1191 ईस्वी का है और मल्ल राजवंश के जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, 1223 ईस्वी में कराचल देव ने कार्तिकेयपुर के शासकों को परास्त किया था। ये कहाँ किस वंश का था? कराचल देव, मल्ल राजवंश का। ठीक है, किसको इसने पराजित किया? कार्तिकेयपुर शासकों को, जो दुलू का राजा, दुलू का है नेपाल में। ठीक है, दुलू और जुमला से मल्ल राजवंश के अनेक क्या है लेख मिलते हैं। ठीक है, चलो तो ये था आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। इसके बाद हम चलेंगे कत्यूरी राजवंश की तरफ। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी वासुदेव या बसंत देव को माना जाता है। इनकी जो पहली राजधानी थी जोशीमठ और दूसरी राजधानी थी रणचूलाकोट बागेश्वर। किसकी? कत्यूरियों की। ठीक है, कुल देवी कोट ब्राह्मणी और कोट ब्राह्मणी का मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। शैव धर्म को ये मानने वाले थे। कत्यूरी वंश का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने किया था। ठीक है, तो पहले एग्जाम में आ रखा है कि कत्यूरी वंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? एटकिंसन ने। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान कहाँ था? माना जाता है राजस्थान था। कत्यूरी वंश की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। तो स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से किसकी जानकारी मिलती है? कत्यूरी वंश की। राजुला मालसाई गाथा से पता चलता है कत्यूर 22 भाई थे। ठीक है, कत्यूरियों का शासन कई भागों में विभक्त था, जिसमें अशांति देव राजवंश के डोटी के मल, अस्कोट के रजवार और प्रमुख शाखाएं थी इनकी। ठीक है, इसके बाद आता है कत्यूरी राजवंश का जो पहला वंश था अशांति देव वंश। अशांति देव ने अशांति देव वंश की स्थापना की। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरुपादका नामक ग्रंथ से अशांति देव के पूर्वजों में अग्निवराई, फीणवराई, सुप्तिवराई, केशवराई, बगड़वराई के नाम क्रमशः दिए गए हैं। अशांति देव ने जोशीमठ से राजधानी हटाकर कत्यूरी के रणचूलाकोट में स्थापित की। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कत्यूरी की जो राजधानी है जोशीमठ से हटाकर कत्यूरी के रणचूलाकोट में किसने स्थापित की? अशांति देव ने। अशांति देव ने नाथपति संत नरसिंह के कहने पर अपनी राजधानी कत्यूर घाटी से रणचूलाकोट में स्थापित की थी। 1191 में अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर इसके कुछ भागों पर क्या है अधिकार कर लिया था। ठीक है, कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर इसके कुछ भागों पर अधिकार किसने किया? अशोक चल ने। कब किया? 1191 में। 1223 में दुलू नेपाल के शासक कराचल देव ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर क्या है अधिकार कर लिया था। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो अत्यंत अत्याचारी था और जागरों में इसे क्या बोलते हैं? बीरमदेव कहा जाता था। किसको? ब्रह्मदेव को। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव से उसका सामना हुआ। इसी के साथ इस राजवंश का अंत हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ पे शासक कौन था? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने यहाँ से इसका क्या किया? सामना किया था और यहीं से इस वंश का क्या है अंत हो जाता है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल धामदेव के काल को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस शासक के काल को धामदेव का काल स्वर्णकाल माना जाता है? धामदेव को। कत्यूरियों की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी वो कौन थी? छमना पात्र थी। छमना पात्र थी। ठीक है, अब आ जाओ कत्यूरी काल के पदाधिकारी में। सबसे पहला है राजा तम्य, राजा को सलाह देने वाला। इस काल का सर्वोच्च पद था राजा तम्य। ठीक है, महासामंत, सेना का प्रधान, महाकर्तृका, निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करने वाला, इसे ओवरसियर भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उदादिला, आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसे ये पदाधिकारी होता था। नेक्स्ट था सौदा भंगाधिकृत, राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करने वाला था। यह राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। कौन? सौदा भंगाधिकृत। ठीक है, नेक्स्ट था प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। प्रांतपाल कौन था यहाँ पे? सीमाओं की
सुरक्षा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे वर्मपाल, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखने वाला वर्मपाल। नेक्स्ट था घटपाल, गिरिद्वारों की रक्षा करने वाला। नेक्स्ट था नरपति, नदी के घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी। नेक्स्ट था पल्लिका, कत्यूरी कत्यूरी काल में गाँव को क्या कहते थे, पल्लिका। महत्तम, गांव का शासक। तालुका, तहसील। कुलचारिक, तहसीलदार। गुप्ता, रक्षक। अक्षपटलिक, लेखा परीक्षक। महादंडनायक, प्रधान सेनापति। भृत्य, सेवक। और कोटियाल, गढ़ रक्षक। ठीक है, तो ये प्रमुख थे यहाँ पे कौन, इनका जो वो थे शासन प्रबंध। ठीक है, इसके बाद कत्यूरी काल की जो सेना थी इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। एक था आपकी पदातिक पैदल सेना, अश्वारोही सेना, गजारोही सेना और उष्ट्रारोही सेना। ठीक है, ये याद रखना कितने भाग में बांटा गया, 4। कत्यूर काल में जो पुलिस व्यवस्था थी 2 प्रकार थी, दांडिक और खाड़िक। ठीक है, दांडिक दंड धारण करने वाले और खाड़िक खड़क को धारण करने वाले। ये राज्य तथा जनता की संपत्ति का सुरक्षा का ध्यान रखते थे। ठीक है, दूसरा दोषापराधिक, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था, दोषापराधिक। दुस्साध्य साधनिक, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था यहाँ पे, दुस्साध्य साधनिक। ठीक है, आय के क्या साधन थे यहाँ पे, कत्यूरी वंश या शासन काल में आय का प्रमुख साधन कृषि, खनिज एवं वन थे। ठीक है, क्षेत्रपाल यहाँ पे राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। पर्वतार, भूमि की नाप करने वाला था। उपचारिक या पटकोष, भूमि के अभिलेख रखने वाला था। खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति, खनिज तथा वनों की रक्षा और संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करने वाला था। आभीर क्या था, दुधारू पशुओं को दुग्धादि प्राप्त करने का कार्य करने वाला था। कत्यूरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राज परिवार का व्यक्तिगत संपत्ति में अनेक पशु, मुख्यतः गाय, भैंस, घोड़े तथा खच्चर होते थे और उनकी देखरेख करने वाला किशोर बड़चागो मजीद से अधिकृत कहलाता था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कर। कर यहाँ पे 2 प्रकार के थे, एक था भोगपति और सौल्किक, जो कर वसूलने वाला अधिकारी था। भट्ट व 4 प्रचार, जनता से बेगार लेने वाला अधिकारी था। ठीक है, डोटी परिवार के छोटे राजा को क्या बोलते थे, राजकुमार या रैका कहलाते थे, डोटी परिवार के छोटे राजकुमार। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रांतों का शासन। राज्यों का निर्माण प्रांतों से हुआ और प्रांतों का शासन संचालन उपराज्यपाल के द्वारा होता था। उपरिक के अंतर्गत आयुक्त होते थे जो प्रांतों को अलग अलग भागों में शासन चलाते थे। ठीक है, प्रांतों को विषयों में बांटा गया था, जिनका प्रांतों को क्या है, विषय में बांटा गया था, जिनका सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था, विषयपति कहलाता था। प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था, विषयपति। तो कत्यूरी अभिलेख में कुल 5 विषयों का क्या है, पता चलता है। एक है कार्तिकेयपुर विषय, जोशीमठ से गोमती के बीच। टंकणपुर विषय, अलकनंदा से भागीरथी के बीच। अंतरांग विषय, भागीरथी से अलकनंदा के बीच। एसाल विषय, भागीरथी से यमुना के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है मायापुर हाट, हरिद्वार के निकटवर्ती भाबर क्षेत्र। 5वें विषय मायापुर हाट के बारे में प्राचीन लोक गाथाओं से इसके बारे में क्या है, जानकारी मिलती है मायापुर हाट के बारे में। इसके बाद आओ कत्यूरी स्थापत्य कला। तो कत्यूरी शासन काल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। वास्तुकला और मूर्तिकला के कारण से उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता था। कत्यूरी काल में मंदिरों का निर्माण काष्ठ और पाषाण यानी कि लकड़ी और पत्थर दोनों से किया जाता था। मंदिरों पर नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कत्यूरी काल में 2 प्रकार के मंदिर मिलते हैं, एक छत्रयुक्त मंदिर और एक शिखरयुक्त मंदिर। तो छत्रयुक्त मंदिर के जो उदाहरण है कौन कौन से हैं, बागनाथ मंदिर बागेश्वर, लाखामंडल, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, केदारनाथ मंदिर बिनसर, रानीहाट, देवलगढ़, अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा छत्रयुक्त मंदिर है, कौन सा नहीं है, इसलिए याद रखना। ठीक है, दूसरा है शिखरयुक्त मंदिर। तो शिखरयुक्त मंदिर में आते हैं आपके बैजनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कटारमल मंदिर, द्वाराहाट मंदिर, जोशीमठ मंदिर और आदि मंदिर आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द्वाराहाट का गुजरदेव मंदिर। अपनी सुंदरता की स्थापत्य कला के लिए अनुपम मंदिर माना जाता है। तो ये गुजरदेव का मंदिर कहाँ पे है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पॉइंट याद रखना, राहुल शंकरचार्य ने कालीमठ में स्थापित हरगौरी मंदिर जो कत्यूरी काल की देन है से प्राप्त मूर्ति हरगौरी को देखकर कहा है, आज सारे भारत में इतनी सुंदर मूर्ति कहीं नहीं है। किसको बोला इन्होंने, कालीमठ में जो स्थापित है हरगौरी मंदिर, किसने कहा, राहुल शंकरचार्य ने, कि इससे सुंदर मूर्ति कहीं नहीं है। ठीक है, तो कत्यूरी वंश का जो मुख्य पतन था वो था अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। ठीक है, तो आज जो हमारा प्राचीन काल था उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के कत्यूरी काल तक खत्म हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मध्यकाल स्टार्ट होगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में, और मध्यकाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद राजवंश। ठीक है, तो यहाँ से
आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी जो क्लासेज है सीक्वेंस से चल रही है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक से लेकर के आपका जो है पूरा प्राचीन काल खत्म हो गया कत्यूरी वंश तक, और अब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।